नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जलियांवाला बाग की पवित्र मिट्टी को मेरा अनेक अनेक प्रणाम। वो मासूम बालक बालिकाएं, वो बहनें, वो भाई जिनके सपने आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों में अंकित गोलियों के निशान में दिखते हैं, वो शहीद कुआं जहां अनगिनत माताओं बहनों की ममता छीन ली गई, उनका जीवन छीन लिया गया, उनके सपनों को रौंदा गया, उन सभी को आज हम याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम अमरिंदर ने कहा कि आज बेहद खुशी का दिन है, हमें बुजुर्गों की कुर्बानी को याद रखने की जरूरत है। लद्दाख में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पैंगोंग झील का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से ये इलाका सुरक्षित है। यहाँ के नागरिक भी प्राकृतिक विपदाओं और विषम परिस्थितियों के बाद भी देश की रक्षा में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल की लेह लद्दाख में तारीफ हो रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडु के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हो रहे बदलाव हमारे लिए चिंता का विषय है। इस उथल पुथल के समय हमें अपने पहरेदारों को मजबूत रखना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि ये चुनौतीपूर्ण समय हमें एक अवसर भी प्रदान करता है जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। बता दें कि आज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में निगरानी पोत विग्रह को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने इस साल पद्म पुरस्कार के लिए सिर्फ डॉक्टर और पैरामेडिकल का नाम ही केंद्र सरकार को भेजा है। पद्म पुरस्कार के लिए हमें 9,427 लोगों ने सुझाव दिए हैं। हमने 3 नाम दिल्ली सरकार की तरफ से पद्म पुरस्कार के लिए दिए हैं। ये 3 नाम डॉक्टर एस.के. सरीन, डॉक्टर सुरेश कुमार, डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थीं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि मुझे खुशी है कि यह विश्वविद्यालय अपने पहले सत्र में ही आयुर्वेद और पैरामेडिकल के अनेक पाठ्यक्रमों को नए सत्र में शुरू करने जा रहा है। आयुष विश्वविद्यालय का शुभारंभ करते हुए राष्ट्रपति ने गुरु गोरखनाथ को याद किया। उन्होंने कहा कि गुरु गोरखनाथ जी ने कहा था, जो सुख है वही स्वर्ग है और जो दुख है वही नरक। भारत में आरोग्य पर प्राचीन काल से ही बल दिया जाता रहा है। कहा जाता है कि शरीर के सारे कर्तव्यों को पूरा करने का साधन होता है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना ही पहला दायित्व है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में छटने लगा है राजनीतिक संकट। दिल्ली से लौटे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, राहुल गांधी अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। राहुल गांधी यहां आकर छत्तीसगढ़ मॉडल देखेंगे। यहां के जो विकास के कार्य हैं उसे लेकर पूरे भारत में वो जाएंगे। वे यहां आकर समाज के सभी वर्गों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को राहुल गांधी से भूपेश बघेल ने मुलाकात की थी। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक घटनाक्रम पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। डॉक्टर रमन ने कहा कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ न डोला था न आड़ा था, बस विकास को लेकर आगे बढ़ा था। आज छत्तीसगढ़ को याद आ रहे हैं तरक्की और समृद्धि के 15 साल। राहुल गांधी को चुनौती दी जा रही है कि कोई बदलाव किया गया तो महंगा पड़ेगा। तो पंजाब कांग्रेस में चल रहे सियासी संकट पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू उर्फ मिस्त्री अपने ही घर की ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं।
जब कोई मिस्त्री अपने ही घर की ईंटें उठाकर फेंकने लग जाए तो समझो कि अब उस घर के धराशायी होने में देर नहीं है। पहले भी बिज लगातार सिद्धू को घेरते आए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री बीते दिन से जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाजरत हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पोस्ट कोविड स्वास्थ्य की समस्या बढ़ने के चलते लगातार स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके चलते उन्होंने शुक्रवार को स्वास्थ्य परीक्षण करवाया था। सीएम गहलोत ने अपने स्वास्थ्य के बारे में अपडेट देते हुए प्रदेशवासियों के नाम संदेश दिया। आप सभी की शुभकामनाओं से मैं जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ होकर पूर्व की भांति आपकी सेवा में लग जाऊंगा। पंजाब में सियासी संकट पर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें पंजाब की स्थिति की जानकारी दी, जिसकी जानकारी मैं पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष को दे चुका हूं। हमारे सब लोग चुनाव के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने अपने पंजाब के दोस्तों से मजाक में कहा था कि मैं सोच रहा था कि अब उत्तराखंड पर ध्यान दूंगा और तुमने मेरी नौकरी का समय और बढ़ा दिया है। केरल में कोरोना संकट पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि केरल में कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। सरकार अपनी नाकामियों की पहचान करने की बजाय लोगों पर आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। सरकार को लोगों पर आरोप लगाने की जगह सही कदम उठाने चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के बीच महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर कोविशील्ड वैक्सीन नहीं होने की वजह से कोविशील्ड लगवाने आए लोगों को बिना वैक्सीनेशन वापस लौटना पड़ा। बता दें कि आज भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 46,759 नए केस सामने आए। इसके बावजूद वैक्सीन की कमी होना अच्छे संकेत नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच अब आगरा के जूता व्यापारियों को फिर से निर्यात के लिए ऑर्डर मिलने लगे हैं। इससे व्यापारी खुश हैं। जूता व्यापारियों ने बताया कि अभी 25-30 निर्यात हो रहे हैं। कोरोना के बाद काफी समय तक सन्नाटा था। बता दें कि आगरा में जूता उद्योग करीब 500 वर्ष पुराना है। मुगल काल में यहां जूता उद्योग की शुरुआत हुई थी। घरेलू जूता बाजार की करीब 65% मांग को आगरा पूरा करता है। हरियाणा के करनाल जिले में किसानों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में आज किसान कुरुक्षेत्र समेत अन्य जगहों पर सड़क पर उतर आए। पुलिस कार्रवाई से गुस्साए किसानों ने हरियाणा भर में कई रास्तों को बंद कर दिया। किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली अमृतसर राजमार्ग पर कुरुक्षेत्र में सड़कों पर यातायात बाधित हुआ। साथ ही अंबाला की ओर जाने वाले शंभू टोल प्लाजा पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। करनाल में किसानों के हंगामे के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक वीडियो जारी कर किसानों को फरमान सुनाया। उन्होंने वीडियो में बताया कि करनाल में बीजेपी की बैठक का विरोध कर रहे किसानों का उन्होंने जिक्र किया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि ये गुंडागर्दी है। किसानों से अपील करते हुए कहा कि हरियाणा और साथ लगते राज्यों में रोड जाम कर दें। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले आदेश तक रोड जाम रखें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे ने कहा है कि अदालतों के फैसलों में पुलिस जांच की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए पुलिसकर्मियों को विभिन्न मामलों की जांच करते समय काफी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। पुलिस की ओर से दाखिल की गई जांच रिपोर्ट अपराधी की सजा पर समाप्त होती है। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहाड़ी इलाकों में शुक्रवार देर रात हुई तेज बारिश के बाद आज शनिवार को हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई। सुबह से ही गंगा का जलस्तर 293.05 मीटर पर चल रहा है, जबकि वार्निंग लेवल 293 मीटर है। वहीं बैराज की क्षमता 294 मीटर है। साथ ही बारिश से नाले भी उफान पर चल रहे हैं। इससे हरिद्वार देहात के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। तमिलनाडु के मदुरै से बड़ी खबर सामने आई। यहां एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया। तेज आवाज के साथ गिरे फ्लाईओवर से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया।
घटना की जानकारी तुरंत फायर ब्रिगेड और कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची कई टीमों ने मलबे को हटाने का काम शुरू किया। इस घटना में अभी तक किसी के मरने या घायल होने की जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। नेपाल में बारिश से भारत की मुश्किल बढ़ रही है। गंगा की सहायक नदियों का बढ़ता जलस्तर फिर से बाढ़ की स्थिति बना रहा है। गंगा नदी का जलस्तर घटने के बाद भी पटना के कई इलाकों में जलभराव हो रखा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हम 25 से 30 साल से इस इलाके में रह रहे हैं, लेकिन निकासी नाले का अब तक निर्माण नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ की स्थिति खराब है। ये पानी यास तूफान के बाद से अब तक रुका हुआ है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में कहा कि प्रदेश के सभी कॉलेज 15 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। अभी क्लास में 50 स्टूडेंट्स ही आएंगे, जबकि शेष 50 ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे। शिक्षकों के साथ छात्रों और स्टाफ का 100% वैक्सीनेटेड होना आवश्यक है। जरूरी हुआ तो कॉलेजों में भी वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाएंगे। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र और गोवा में स्थित एक समूह पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। ऑपरेशन 25 अगस्त को किया गया था। ये समूह पुणे, नासिक, अहमदनगर और गोवा का एक प्रमुख स्टील निर्माता और व्यापारी है। तलाशी अभियान में 44 से अधिक परिसरों की तलाशी ली गई। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में समूह के नाम का खुलासा नहीं किया है। विभाग ने कहा कि तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, खोले कागज जब्त किए गए। हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध करने पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने खट्टर सरकार पर किसानों के खिलाफ जनरल डायर जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया है। शनिवार को करनाल के घरौंडा के टोल पर किसानों ने मुख्यमंत्री खट्टर के एक कार्यक्रम के विरोध में प्रदर्शन किया था, जिसमें पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी पर योजनाओं का नाम बदलने और रीलॉन्च करने में माहिर होने का आरोप लगाया। उनका बयान ऐसे वक्त आया जब सरकार जनधन योजना की 7वीं वर्षगांठ मना रही है। उन्होंने दावा किया कि यूपीए की बचत बैंक जमा योजना का नाम बदलकर ही जनधन योजना किया गया है और उसका श्रेय हड़पने की कोशिश की गई है। तो यहां पर रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए एनबी के साथ। तो एनबी न्यूज एक्सप्रेस में आगे बढ़ते हैं। नए कृषि कानून को लेकर दक्षिण में सियासत गर्मा गई है। शनिवार को तमिलनाडु में स्टालिन सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। हालांकि इसको लेकर सदन में खूब हंगामा भी मचा। वहीं एमके स्टालिन ने कहा कि पिछले 1 साल के दौरान केंद्र सरकार के 3 किसान संबंधी कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भतीजे और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को एक साथ बीजेपी और केंद्र सरकार पर धावा बोला। ममता बनर्जी ने देश की छात्र शक्ति से आह्वान किया कि वो देश में नया राजनीतिक समीकरण बने, वे देश का भविष्य हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हम रक्त की अंतिम बूंद तक लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि समाज के बुद्धिजीवियों का कर्तव्य बनता है कि वो राज्य के झूठ को उजागर करें। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र में सरकारें राजनीतिक कारणों से झूठ नहीं बोल सकती हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई के लिए केवल राज्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए समाज के प्रबुद्ध लोग सरकारों के झूठ को उजागर करें।
प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता धारकों की संख्या बढ़कर 43 करोड़ और इन खातों में जमा राशि बढ़कर 1.46 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंची। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की प्रमुख वित्तीय समावेशन योजना को लागू किए 7 साल पूरे हो गए हैं। पीएमजेडीवाई की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को की थी। साथ ही इसे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 28 अगस्त को किया गया था। मध्य प्रदेश के इंदौर में वैक्सीनेशन महाअभियान 2.0 के तहत 2 दिन में 2.07 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन के बाद शनिवार को फिर से वैक्सीनेशन शुरू हुआ। इसमें 1.25 लाख डोज लगाने का टारगेट है। इसमें सबसे ज्यादा जोर उन 66,000 लोगों पर है जिन्होंने पहला डोज नहीं लगवाया है। शनिवार को ऐसे लोगों के नाम पते ढूंढकर डोर टू डोर पहुंचकर टीका लगाया गया। लखनऊ में लगातार पिछले 70 दिनों से इको गार्डन में एससी ओबीसी आरक्षण वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के धरने में राजधानी लखनऊ भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। वहां 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण में सरकार पर महा घोटाले का उन्होंने आरोप लगाया। चंद्रशेखर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह धरना पिछले 70 दिनों से चल रहा है और बुरी बात यह है कि यह धरना किसी गांव में नहीं बल्कि प्रदेश की राजधानी में हो रहा है। यूपी के ललितपुर में कुदरत का करिश्मा देखने को मिला। यहां जिला महिला चिकित्सालय में पैदा हुए एक नवजात बच्चे का दिल सीने के बाहर धड़क रहा है, लेकिन परिवार बेहद गरीब है और बच्चे के बेहतरीन उपचार के लिए समाजसेवियों के सहयोग की प्रतीक्षा कर रहा है। इस नवजात शिशु की सहायता करने के लिए कुछ सामाजिक संस्थाएं और आगे आए हैं। साथ ही लोगों से इस गरीब परिवार की आर्थिक मदद करने की अपील की है ताकि नवजात बच्चे को जीवनदान मिल सके। पंजाब के अजनाला स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के अंदर देर शाम शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर नगर अजनाला के प्रभारी एएसआई सुखजीत सिंह पहुंचे। उन्होंने बताया कि इमारत की पहली मंजिल पर ऋण खंड और कंप्यूटर और फर्नीचर को गंभीर नुकसान पहुंचा है। मौके पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पंजाब के बठिंडा में आंगनवाड़ी वर्करों की ओर से अपनी मांगों के चलते भूख हड़ताल शुरू की गई। प्रदर्शन करते हुए आंगनवाड़ी वर्करों की ओर से पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन के दौरान आंगनवाड़ी वर्करों ने कहा कि पिछले लंबे समय से वो अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए पंजाब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। विधानसभा चुनाव में इसका हर्जाना कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। यूपी के गाजीपुर में योगी सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन ने गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी द्वारा बनाई गई अवैध सड़क को ध्वस्त किया है। पुलिस प्रशासन ने मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसते हुए मुख्तार के गोदाम पर जाने वाली अवैध सड़क को तोड़ा। मुख्तार अंसारी ने सरकारी तालाब पर कब्जा कर अवैध सड़क बनवा रखी थी। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मुख्तार अंसारी द्वारा बनवाई गई अवैध सड़क निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। पंजाब मिशन की ओर से पंजाब के संगरूर जिले में किसान आंदोलन के पक्ष में और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता मार्च निकाला गया। जागरूकता मार्च का नेतृत्व प्रसिद्ध पंजाबी गायक परमजीत सिंह पम्मी बाई ने किया। पंजाबी गायक ने इस दौरान कहा कि किसान दिल्ली की सड़कों पर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन केंद्र की सरकार अनदेखी कर रही है। इसलिए पंजाब के लोगों को अपना हक पाने के लिए जागरूक होना ही होगा। उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पलायन हो रहा है। यहां से लोग रोजगार के लिए मैदानी क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं। इसको लेकर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना चलाई है। जनपद अल्मोड़ा में 78 ग्राम पंचायतों को चिन्हित कर वहां के लोगों को सरकार की योजनाओं के तहत रोजगार दिया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों के लिए 35 लाख रुपए का बजट रखा गया है। अफगानिस्तान के काबुल से लौटे बलिया के छितरौली निवासी राजेश पांडे के चेहरे पर अभी भी खौफ है। 23 अगस्त को वो सुरक्षित भारत पहुंचे। उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं घर नहीं लौट पाऊंगा। सरकार के प्रयास से आज मैं अपने परिवार के बीच हूं। कहा कि अब जीवन में मैं कभी अफगानिस्तान नहीं जाऊंगा। वहां पर तालिबानियों के द्वारा महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। चारों तरफ बमबारी और गोलियों की आवाज से माहौल डरावना हो गया है।
यूपी के गोंडा में फसलों में क्रॉप ड्रेसिंग के समय उर्वरक के दामों में ओवर रेटिंग को लेकर प्रशासन ने अचानक छापेमारी शुरू की है। उप कृषि निदेशक एसके शाही द्वारा विकासखंड क्षेत्र तरफगंज के विभिन्न उर्वरकों की दुकानों पर छापेमारी की गई। शासन की मंशा जिलाधिकारी के निर्देश पर उर्वरकों की कालाबाजारी जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए अभियान के तहत छापेमारी की जा रही है। कुछ दुकानों पर रेट सूची सामने न लगी होने पर उन्हें चेतावनी भी दी गई। एमपी के इंदौर में इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल मेगा ट्रेड फेयर के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि एमपी के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा पहुंचे। मध्य प्रदेश शासन की मौजूदगी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के मकसद से ये ट्रेड फेयर आयोजित किया जा रहा है। ट्रेड फेयर का आयोजन आगामी 5 सितंबर तक होगा। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया ने बताया कि फेयर में देश के अलावा विदेशों से भी व्यापारी अपने उत्पादन लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। एमपी के बालाघाट जिले का आदिवासी बाहुल्य और नक्सल प्रभावित बैहर विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर सभी सामाजिक संगठन एकजुट हो गए हैं। विधायक संजय उइके भी सहभागिता के साथ आगे आए हैं। बैहर क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैठक भी आयोजित की गई। विधायक संजय उइके ने भी क्षेत्र के विकास के लिए अपना भरपूर सहयोग देने की बात की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय प्रवास पर 29 अगस्त को बालाघाट आ रहे हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार यहां वे रेंजर कॉलेज ग्राउंड में आयोजित और पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित 2 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि मुख्यमंत्री शाम 5 बजे तक यहां रहेंगे। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ट्रेन से गिर रहे यात्री की जान बचाई है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यात्री अचानक ट्रेन में चढ़ने के चलते अनियंत्रित होकर चलती ट्रेन से गिरने लगा। यात्री को गिरता देख ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी ने दौड़ लगा दी और ट्रेन की पटरी के नीचे जा रहे यात्री को खींच लिया। समय रहते सिपाही ने अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्री की जान बचा ली। यूपी के मुरादाबाद जनपद के मूंडा पांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर बिजली घर के संविदा कर्मी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अवैध वसूली का कारोबार चरम पर है और विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा बिजली की कटौती लगातार की जा रही है। इसके चलते नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और किसान दलपतपुर बिजली घर पहुंचे और बिजली अधिकारी एसडीओ से संविदा कर्मियों की मनमानी को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। लीड्स टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई है। उसे पारी और 76 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने इस जीत के साथ सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। इससे पहले सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच टीम इंडिया ने जीता था। पहला मुकाबला ड्रॉ रहा था। 5 मैचों की सीरीज का चौथा मैच 2 सितंबर से खेला जाएगा। भारत की दूसरी पारी 278 रनों पर सिमट गई। सिराज आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे, वो खाता भी नहीं खोल पाए। भारत की ओर से पुजारा ने सबसे ज्यादा 91 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए रॉबिन्सन ने चटकाए। भाविनाबेन पटेल ने इतिहास बनाना जारी रखा है। वो पैरालंपिक के इतिहास में टेबल टेनिस इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में चीन की मियाओ झेंग को 3-2 से हराया। शनिवार को क्लास 4 के सेमीफाइनल में उन्होंने कमाल का खेल दिखाया। 34 वर्षीय पटेल ने पैरालंपिक में अपने शानदार खेल से भारतीय खेमे में खुशी और हैरानी की लहर दौड़ा दी है। फाइनल में उनका मुकाबला दुनिया की नंबर 1 पैडलर चीन की टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने हाल ही में लोगों से अपील की थी कि वे अपने प्रोपेगेंडा और एजेंडे के लिए उनके नाम का इस्तेमाल न करें। इस पूरी घटना के बाद ब्रॉन्ज मेडल विजेता पहलवान बजरंग पुनिया नीरज के समर्थन में उतर आए हैं। बजरंग पुनिया ने कहा है कि एथलीट चाहे पाकिस्तान से हो या किसी अन्य देश से, वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। वो पहले एक खिलाड़ी है, इसलिए हम उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ ना कहें क्योंकि वो पाकिस्तान से है। ठीक नहीं है ऐसा। एथलीटों के लिए सम्मान। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी स्टार चेहरे एक दिन पहले बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म को पहले कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला है। ये पहले से ही माना जा रहा था कि फिल्म को अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। चेहरे ने पहले दिन लगभग 60 लाख रुपए का कलेक्शन किया है, जो काफ़ी कम है। इसे 1000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। फिल्म को दिल्ली में अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन अन्य राज्यों में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। उम्मीद है कि फिल्म वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर एक सम्मानजनक बिजनेस करेगी।
टीवी के मोस्ट एडोरेबल कपल रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला केरल में वैकेशन पर हैं। रुबीना दिलैक के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए कपल केरल गया है। रुबीना ने इंस्टा पर वैकेशन की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। ये तस्वीर केरल की खूबसूरती बयां करती है। बैकग्राउंड में बैक वाटर, नारियल के पेड़, ग्रीनरी एक परफेक्ट व्यू दे रहे हैं। नाव पर बैठी रुबीना दिलैक पोज दे रही हैं। तस्वीरों में रुबीना और अभिनव बैक वाटर्स में बोटिंग पर निकले हैं। दोनों केरल के खूबसूरत नज़ारों का मजा ले रहे हैं। टीएमसी सांसद और बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहां मां बन गई हैं। नुसरत जहां ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। कोलकाता के एक निजी अस्पताल में डिलीवरी हुई। बता दें कि कुछ महीने पहले नुसरत ने प्रेगनेंसी की खबर दी थी। बेटे के जन्म पर सोशल मीडिया पर लोग नुसरत को बधाई दे रहे हैं। नुसरत जहां के पति निखिल जैन ने भी बधाई दी है। बता दें कि निखिल और नुसरत काफी समय से अलग हैं। तो एनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।